Hello student. Today we are studying about the biomolecules. आज हम लोग जो है बायोमोलिक्यूल्स के विषय में स्टडी कर रहे होंगे. तो जनरली ये जो क्लासेज है स्पेशली हम लोग जो है हम बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चों का जो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो आप लोग जो है उसको फास्ट वे में आप इजीली जो है उसको रिवाइंड कर सकते हैं. पूरा जो है जो भी चीज़ें आपने पढ़ा रखा है आप पढ़ेंगे, आप इसको लेक्चर को देखेंगे तो इजीली फर्दर जल्दी आप उसको रिपीट कर सकेंगे. तो इसमें जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे बायोमोलिक्यूल से जो है बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. तो आप बायोमोलिक्यूल से जो है वहाँ से देख सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे बायोमोलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो आज हम जो है बायोमोलिक्यूल के विषय में स्टडी कर रहे होंगे. तो बायोमोलिक्यूल की अगर बात करें तो जो बायोमोलिक्यूल्स हम ये सिंपली कह सकते हैं कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी भी लिविंग सिस्टम को जो है जनरेट करते हैं, किसी भी लिविंग सिस्टम को बनाते हैं और उनको बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके मेंटेनेंस की भी बात करते हैं, उनको मेंटेन भी करते हैं, उनके ग्रोथ में हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं उनको रिप्रोड्यूस मतलब जस्ट उसके उस बॉडी के अकॉर्डिंग दूसरी बॉडी को जनरेट करने में हेल्प करते हैं. तो एज ए होल हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो पर्टिकुलर किसी भी लिविंग सिस्टम को बनाने में या उसको मेंटेन करने में या उसके ग्रोथ में या उसको कह सकते हैं कि फर्दर रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. तो ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स. तो उस बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके आ जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है ना. उसके बाद जो है जनरली मेनली ये होते हैं हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं. तो बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं. लेकिन हम लोगों को जो 12th में जो स्पेशली पढ़ना है हम लोगों को जो है 3-4 चीज़ें पढ़नी है. जैसे आपका बायोमोलिक्यूल्स में हमारा कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट में पूरा आपको जो है ग्लूकोज पढ़ना है और फ्रक्टोज का कुछ पार्ट पढ़ना है. उसके बाद उसके मोनोमर डाइमर क्या है वो सब चीज़ें देखनी है. उसके बाद हमारा जो है प्रोटीन्स है. प्रोटीन्स का है कि प्रोटीन कैसे फॉर्म कर रहा है, उसका पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे. उसके साथ साथ हमारा जो है कुछ पार्ट विटामिन्स का भी है कि विटामिन का क्या रोल होता है, किस विटामिन के डिफिशियंसी से हमारे बॉडी में कौन सी डिजीज होती है. और एक लास्ट जो पढ़ना है आपको, जो हमने बताया था कि रिप्रोड्यूस करने में हेरिडिटरी जेनेटिकल जो सिस्टम होता है उसमें हमारा जैसे न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, उसके विषय में हम लोग जो है एक शॉर्ट पार्ट है इस चैप्टर में. तो इनिशियली हम लोग जो है बायोमोलिक्यूल्स में हमारा जो पहला मॉलिक्यूल्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो पढ़ना है आपको वो है कार्बोहाइड्रेट. क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो सिंपली अगर हमको डिफाइन करना होगा कार्बोहाइड्रेट को तो हम लोग कैसे कर रहे होंगे. कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन पॉलीहाइड्रॉक्सी. सिंपल हम इसको स्टेटमेंट में देते हैं कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी मॉलिक्यूल्स है जिसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो तो उसको हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो यहाँ पे देखिए CHO हो गया, यहाँ पे CHOH, यहाँ पे आपका 4 हो गया और यहाँ पे CH2OH हो गया. तो ये हमारा ग्लूकोज का है, ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज. तो अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं देखिए यहाँ पे 1 OH है, यहाँ पे 4 OH है, यहाँ पे 4 OH है, तो टोटल कितने हो गए 5 OH. तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो गया. और यहीं पे अगर हम कीटोन की बात करते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे CH2OH हो गया और यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O है CHOH और यहाँ पे हमारा 3 पार्ट हो गया, यहाँ पे CH2OH हो गया. तो यहाँ पे देखेंगे कितना है, यहाँ पे OH, यहाँ पे 3 OH और यहाँ पे 1 OH. तो टोटल कितने 5 OH हो गए. लेकिन यहाँ पे ये पार्ट क्या है कीटोन, तो हमारा हो गया पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन. ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का. तो फ्रक्टोज का इसका मतलब कहने का ये सेंस है कि अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हो, पॉलीहाइड्रॉक्सी इन द सेंस नंबर ऑफ जो OH ग्रुप है बहुत सारे हों, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, तो हम उसको जो है किसकी कैटेगरी में रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में. तो कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल डेफिनेशन है कि पर्टिकुलर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ये हमारे जो क्या कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. तो हमारा ये पहला जो पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल्स हैं ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है. अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, अब अगर हम उसके डिटेल की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो हम सबसे पहले इसका हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की.
अगर आप कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली जो है ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये हमारे जनरली 3 तरह के जो है इसको क्लासिफाई करते हैं। क्या होता है, पहला हमारा मोनोसैकेराइड्स होता है, सैकेराइड्स। दूसरा आपका होता है ओलिगोसैकेराइड्स। तीसरा जो आपका होता है पॉलीसैकेराइड्स। ये हमारा जो है पर्टिकुलर सैकेराइड्स, ये हमारे जो है अगर हम कार्बोहाइड्रेट को जो क्लासिफाई करें तो हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी। एक मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एक ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं और एक पॉलीसैकेराइड्स। पूरे कार्बोहाइड्रेट को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इस तीनों पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहले ये मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स। तो अगर हम इन तीनों पार्ट की बात करते हैं तो पहला हमारा जो है मोनोसैकेराइड्स। अगर मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो इसका जो मोनोसैकेराइड का जो जनरल फार्मूला है वो है हमारा CH2ON। और ये जो N की वैल्यू है, N की वैल्यू हमारी 3 to 7, ये 3 to 7 हो सकता है। जो N की वैल्यू हमारा 3 to 7 है, इन द सेंस कह सकते हैं अगर N की वैल्यू 3 रखें तो यहाँ पे जो N की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा C3H6O। अगर 4 रखेंगे तो C4H8O4 और 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C5H10O5। अगर C रखेंगे 6 तो C6H12O6। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब N की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे इस तरह से कंपाउंड्स बनेंगे। तो ये जैसे 3 कार्बन है तो ट्रायोज हो गया, 4 कार्बन है तो टेट्रोज हो गया, 5 कार्बन का है तो पेंटोज हो गया, 6 कार्बन है तो हेक्सोस हो गया, 7 कार्बन है तो हेप्टोज हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा एक जनरल मोनोसैकेराइड्स का एक जनरल फार्मूला CH2ON, जहां पे N की वैल्यू हमारा 3 to 7 हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये कह सकते हैं कि ये दिस इज नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकेराइड्स आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मतलब कहने का सेंस ये कह सकते हैं कि इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इसको जो है फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसको 2 पार्ट में अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं ब्रेक कर सकते। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट में हमारा जो अगर मोनोसैकेराइड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स को अगर क्लासिफाई करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। हालांकि सबके सब मोनोसैकेराइड्स होते हैं लेकिन मोनोसैकेराइड्स के अलग अलग नेम होंगे। जैसे अगर हमारा N की वैल्यू 3 हमने रख दिया तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये हमारा क्या हो गया ट्रायोज हो गया। अगर 4 कार्बन है तो हमारा हो जाएगा टेट्रोज और 5 कार्बन है तो हमारा हो जाएगा पेंटोज, ठीक है। और 6 कार्बन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा हेक्सोज और 7 कार्बन C7H14O7 ये हमारा हो जाएगा हेप्टोज। कहने का सेंस ये है कि नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा, लेकिन ये सब मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स इन द सेंस मोनोसैकेराइड्स हैं। ट्रायोज है 3 कार्बन का, ये भी हमारा मोनोसैकेराइड्स है। टेट्रोज है मोनोसैकेराइड्स है, पेंटोज है मोनोसैकेराइड्स, हेक्सोज है मोनोसैकेराइड्स, हेप्टोज है मोनोसैकेराइड्स। और इनको हम फर्दर दूसरे कार्बोहाइड्रेट में नहीं ब्रेक कर सकते। ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारा मोनोसैकेराइड्स का सिंपली हम कह सकते हैं कि दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला या जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारा इस तरह से जो है इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। दिस इज नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ये हमारे पर्टिकुलर एक मोनोसैकेराइड्स के पार्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये मोनोसैकेराइड्स, आई थिंक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। ओके
अब हम लोग बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की। अब अगर हम ओलिगो सेकंड आपका है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स की बात करते हैं तो जो ओलिगोसेकेराइड्स है ये इसमें दिस है मोनोमर यूनिट फ्रॉम 2 to 10। कहने का सेंस है कि ओलिगोसेकेराइड में हम कह सकते हैं कि जो ओलिगोसेकेराइड्स होता है, ओलिगोसेकेराइड्स में जो मोनोमर यूनिट होते हैं सब एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं और एक लॉन्ग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स अप टू ये 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मोनोमर्स यूनिट ऐड हो रहे हैं अप टू 10 तक, तो हम उसको जो है ओलिगोसेकेराइड्स में रखते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड्स में हमने कहा कि ये 2 to 10 जो है यूनिट्स होते हैं। तो अगर बाय द वे अगर हम ये कंसीडर करें कि मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर 2 यूनिट एसोसिएट किया, एक हमारा जो मोनोसेकेराइड्स इधर है, एक मोनोसेकेराइड्स इधर है, दोनों एसोसिएट कर दिए, तो जब दोनों एसोसिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइसेकेराइड्स। अगर हमारा 2 यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारा पहला केस है डाइसेकेराइड। इसको हम जब फर्दर डिवाइडेशन करें ओलिगोसेकेराइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, तो हमारा क्या होता है, डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स में हमारे क्या होता है, 2 यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 यूनिट्स। मतलब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हम हमेशा जो है जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारा ये जो है 2 यूनिट में कन्वर्ट करेगा, 2 मोनोसेकेराइड्स जनरेट करेगा, 2 मोनोसेकेराइड्स। मतलब अगर हम डाइसेकेराइड्स लेते हैं तो उसमें 2 मोनोमर यूनिट्स होंगे, जिसको हाइड्रोलाइज करने पे 2 मोनोमर्स यूनिट मिलेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सुक्रोज आता है, सुक्रोज, माल्टोज आता है, माल्टोज ना, लैक्टोज, ये लैक्टोज होता है, ये सब के सब हमारे क्या है, डाइमर है, डाइसेकेराइड्स हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम सुक्रोज की बात करते हैं, अगर हम सुक्रोज की बात करते हैं और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज हमारा क्या होता है, C12H22O11, ये हमारा सुक्रोज है। तो ये डाइमर यूनिट होते हैं, जो डाइसेकेराइड्स होते हैं, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है हमारा जनरल C12H22O11। जितने भी होते हैं, चाहे हम सुक्रोज की बात करेंगे भी उसका फार्मूला होगा, माल्टोज का भी वही फार्मूला होगा, लैक्टोज का भी वही फार्मूला होगा, मतलब C12H22O11, इसका भी वही होगा C12H22O11, इसका भी वही होगा C12H22O11। ये सबका जो है एक ही फार्मूला होगा। अब जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, सपोज हम सुक्रोज लिए हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये 2 यूनिट में ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं इसका। वाटर से जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, C6H12O6 बनता है प्लस C6H12O6। ये 2 जो है मोनोमर यूनिट्स जनरेट करते हैं, 2 मोनोसेकेराइड्स जनरेट करते हैं। एक हमारा बनता है ग्लूकोज, दूसरा बनता है हमारा फ्रक्टोज। इसका मतलब ये क्या है कि ये हमारा एक ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड्स, ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं, तब हमारा सुक्रोज बनता है। या सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमारे 2 मोनोसेकेराइड्स जनरेट करते हैं। तो हम ये डाइसेकेराइड का मतलब है कि 2 मोनोमर यूनिट्स हों, 2 मोनोसेकेराइड्स हैं, और ये जो है जब हम डाइसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 हमारे मोनोसेकेराइड्स जनरेट करेंगे। इनका जो फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। ठीक है, तो ये डाइसेकेराइड्स की बात होगी। तो इसका एग्जांपल माइंड में रखना है आपको, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, है ना, ये होते हैं। इसके बाद डाइसेकेराइड के बाद हमारा जो है जैसे ट्राइसेकेराइड की बात कर लीजिए आप, है ना, ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ना है, 12th में सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें आपको जाननी है कि डाइसेकेराइड्स कौन होता है, ट्राइसेकेराइड्स कौन होगा। अगर हम ट्राइसेकेराइड्स की बात करें, ट्राइसेकेराइड्स, तो ट्राइसेकेराइड्स का जो फार्मूला होगा आपका C18H32O18, ये C18H32O18, तो ये हमारा जो हो गया आपका ट्राइसेकेराइड्स। तो ट्राइसेकेराइड्स
ये जो है आपका O18 ना होके आपका होगा O16, सॉरी 1, वो ऑक्सीजन कम होता जाता है तो O16 होगा। तो ये हमारा सिंपली ट्राइसैकेराइड्स का मतलब होता है कि ऑन हाइड्रोलिसिस it gives 3 monosaccharides, 3 monosaccharides 3 मोनोसैकेराइड्स जनरेट करता है। अगर हम ट्राइसैकेराइड्स की बात करते हैं तो इनका एक फार्मूला होता है C18H32O6, और इसका ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के प्रेजेंस में तो 3 मोनोसैकेराइड्स जनरेट करेगा। अब देखिए 3 मोनोसैकेराइड्स का मतलब सपोज करिए यहाँ पे एक मोनोसैकेराइड्स हो गया, फिर ये दूसरे से जुड़ेगा, फिर ये दूसरे से जुड़ेगा, मतलब एक मोनोसैकेराइड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, तो एक H2O की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो एक H2O की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये जो आपका ट्राइसैकेराइड्स है इसको ब्रेक करना हो तो हमारे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज करने में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि इसका जैसे एग्जांपल है, इसका जो है ये रैफिनोज है, ये हमारा रैफिनोज है। तो इस जब रैफिनोज को C18H32O16 इसका 2H2O से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स जनरेट करेगा क्या, C6H12O6, फिर C6H12O6, फिर C6H12O6, ये 3 मॉलिक्यूल्स जनरेट करेगा। अब जिसमें एक हमारा होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है हमारा फ्रक्टोज, तीसरा मॉलिक्यूल होता है गैलेक्टोज। तो कहने का सेंस ये है कि यहां पे ऐसा कोई भी सैकेराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको हाइड्रोलाइज करते हैं, और हाइड्रोलाइज करने के बाद हमारा 3 पार्ट जो होता है, 3 पार्ट में 3 मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक करे, हम उसे बोलते हैं ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स का एग्जांपल हमने बताया था कि रैफिनोज, और यहाँ पे हमारा ये रैफिनोज है, और जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारा ग्लूकोज में ब्रेक करेगा, फ्रक्टोज में ब्रेक करेगा और गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये ट्राइसैकेराइड्स की बात होगी। इसी तरह से हमारा जो है टेट्रासैकेराइड्स, 4 यही जो है 4 मोनोसैकेराइड्स आपस में एसोसिएटेड हो, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम टेट्रासैकेराइड्स की बात करें, टेट्रासैकेराइड्स, तो टेट्रासैकेराइड्स का मतलब देखिए, टेट्रा मतलब 4, मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑन हाइड्रोलिसिस क्या होगा, जो 4 मोनोसैकेराइड्स देंगे, 4 मोनोसैकेराइड्स। तो इसका जो है स्टैकिरोज, स्टैकिरोज, ये हमारा जो है पर्टिकुलर एक कंपाउंड्स है जो टेट्रासैकेराइड्स में आते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा मोनोसैकेराइड्स में, ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड ना, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, तो इस तरह से नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कहीं पे एक कंडीशन होती कि OSE, अगर कहीं पे ये आपका OSE जुड़ा है तो इसका मतलब सफिक्स, ये OSE कहीं पे भी सफिक्स जुड़ा है, इसका मतलब मान के समझ लीजिएगा कि वो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, है ना। ये चीज जैसे राइबोज हो गया, है ना, सेलुलोज हो गया ना, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया ना, तो इस तरह के जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो जिसमें OSE जुड़ा रहेगा, रैफिनोज हो गया, स्टैकियोज हो गया, ये सब में अगर OSE जुड़ा है सफिक्स में तो समझ लीजिए कि हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये चीजें माइंड में रखिएगा हमेशा कि इसका सफिक्स है, ये नॉमेनक्लेचर का एक पार्ट है कि OSE जुड़ा है तो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक, तो ये हमारा ओलिगोसैकेराइड का होगा। ओलिगोसैकेराइड मतलब क्या होगा, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट एसोसिएट करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ओलिगोसैकेराइड्स बनेगा। ठीक है, अब ओलिगोसैकेराइड्स के बाद हमारा आता है पॉलीसैकेराइड्स। अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं, तीसरा जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा पॉलीसैकेराइड्स।
पॉलीसैकेराइड्स। अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं तो इसमें जो मोनोमर यूनिट्स होती है ऑन हाइड्रोलिसिस वो 10 to 3000 यूनिट मोनोमर यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स। मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 10 से स्टार्ट होगा, फर्दर जहां तक चल जाए। तो अगर हम जो है 10 to 300 मोनोसैकेराइड्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, 33,000 आपस में एसोसिएट करते हैं और जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तब हम उसको जो है पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में जाते हैं। जैसे मतलब अगर मान लीजिए सपोज करिए 12 मोनोसैकेराइड्स का है, 14 मोनोसैकेराइड्स का है, 100 मोनोसैकेराइड्स का है, तो सब के सब को हम लोग पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में रखेंगे। और पॉलीसैकेराइड्स का जो जनरल फार्मूला होता है हमारा C6H10O5 ये पॉलीसैकेराइड्स का हमारा जनरल फार्मूला है C6H10O5, ये हमारा एक जनरल फार्मूला है। और इसमें जो है आप देखेंगे तो हमारा जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, है ना, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब जो है सब के सब क्या आते हैं, सब के सब हमारे जो है पॉलीसैकेराइड्स में आएंगे। तो इनका एक जनरल फार्मूला है C6H10O5। जब हम इसका वाटर से रिएक्शन कराते हैं तब हमारा जो है ये कन्वर्ट करते हैं मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है, इस तरह से जो है ब्रेक करते हैं। तो एक हमारा जो है सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का, कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ए मोनोसैकेराइड्स जिसमें हमारा 1 यूनिट्स होगा, 1 मोनोमर्स होगा, जिसको फर्दर हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, वो मोनोसैकेराइड्स भी हम लोग जो क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर 3 कार्बन का है मोनोसैकेराइड्स तो ट्रायोज बोलते हैं, 4 कार्बन है तो टेट्रोज बोलेंगे, 5 कार्बन है तो पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इस तरह से बोलते हैं। ओलिगोसैकेराइड में हमने देखा कि हमारा सिंपली अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 1 यूनिट है, यहाँ पे 1 to 10, 2 to 10, यहाँ पे 2 to 10 हो गया, यहाँ पे 10 to 3000 से ऊपर ही चलेगा। तो इस तरह से जो है मोनोमर यूनिट्स होते हैं। तो हमारा टोटल एक क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स ना, मोनोमर यूनिट्स के कारण, हाइड्रोलिसिस के कारण ये हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद जो है इनकी रिएक्टिविटी के आधार पे अगर हम बात करें, इनकी रिएक्टिविटी के आधार पे जो है बेसिस पे बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कितने डिवाइड में पार्ट। तो यहाँ पे एक टर्म आता है आपका रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की पहले की अगर हम बात करें, इसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे सपोज करिए हम अगर एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं, सपोज करिए हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, हम ये लेते हैं और इस पर रिएक्शन कराते हैं हम मेथिल एल्कोहल का CH3OH का करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो जब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CO माइनस हो जाएगा, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे OHCH3 ये बनेगा और यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज है। अब इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। देखिए ध्यान से, हमने एल्डिहाइड लिया, अगर इस बॉन्ड को हमने यहाँ पे मूव कराया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस प्लस को क्या चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर है तो जब ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, ए बॉन्ड यहाँ पे मूव किया, यहाँ माइनस है ये। अब ऑक्सीजन हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर प्लस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या करेगा ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ से H प्लस निकलेगा और ये H प्लस क्या करेगा, इस माइनस पे चला जाएगा। तो जब इस माइनस पे जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3COH और यहाँ पे OCH3 हो जाएगा और यहाँ पे H होता है। तो ये हमारा, इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो इसी तरह से हेमी एसिटल जैसे बन गया यहाँ पे, इसी तरह से जो शुगर होते हैं, शुगर क्या करते हैं कि अगर जैसे शुगर में अगर हम बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज की हम बात करते हैं, तो ग्लूकोज में हमारा ये CHO है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, यहाँ OH है, फिर यहाँ पे CH है, OH है, फिर यहाँ पे CH
OH, CH, OH और यहाँ पे CH2OH है। ये हमारा है, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए, ये जब जैसे लंबी चेन हो रही है, तो लंबी चेन हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सर्कुलर, जैसे हमारा एक छोटा धागा ले लीजिए, छोटा धागा ले लीजिए तो फोल्डिंग बहुत कम होगी, लेकिन यही बड़ा अगर जो है धागा ले लीजिए, बड़ा थ्रेड से ले लीजिए, तो क्या करेगा, सब एक दूसरे में जो है क्वाइल कर जाएंगे ना, एक दूसरे में उलझ जाएंगे। तो कहने का सेंस ये है कि अगर लेंथ लंबी है, लेंथ अगर लार्ज है, तो कहीं ना कहीं वो सर्कुलेशन इजीली हो जाएगा। अगर लेंथ स्मॉल है तो सर्कुलेशन कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन की चेन 6 कार्बन की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सर्कुलेशन होगा। तो इसका जो OH होता है, इस O पे हमारा जो है हेमी एसिटल फॉर्म करता है। यहाँ पे हमने CHO लिया था, यहाँ पे OH लिया था, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे OH है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है मिलके हमारा हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। हेमी एसिटल या हेमी कीटल स्ट्रक्चर जनरेट करेगा। अगर कीटोनिक होगा तो कीटल जनरेट करेगा। अब यहाँ पे जो टर्म हम ले रहे हैं रिड्यूसिंग ऑन रिड्यूसिंग का, इसको बताने का एक रीजन था, मतलब जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो हेमी एसिटल या कीटल स्ट्रक्चर में फॉर्म करेगा। और ऐसे कंडीशन में अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे कंडीशन में हेमी एसिटल फॉर्म या हेमी केटल फॉर्म में अगर वो आपका टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या टॉलेंस रिएजेंट हो या फेलिंग सोल्यूशन, इसको रिड्यूस करें। फेलिंग सोल्यूशन जो होता है हमारा कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। और यहीं पे अगर कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम साइट्रेट हो जाए, तब हम इसे बोलते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो ये भी हमारा कभी कभी यूज किया जाता है इस रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए। चूंकि ये हमारा स्टेबल नहीं होता तो इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन को हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो जनरली टॉलेंस रीजन में फेलिंग सोल्यूशन है, तो ऐसा कोई भी शुगर है, ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट है जो इन दोनों को रिड्यूस कर दे, इन द सेंस इन दोनों से रिएक्शन कर जाए, तब हम उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी शुगर है, ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट है जो पर्टिकुलर हमारा टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन को जो है रिड्यूस कर देता है, रिएक्शन कर जाता है, हम उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर में जनरली जितने भी ऑल मोनोसैकेराइड्स होते हैं, सभी के सभी जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, सबके सब आपके जो है रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज, गैलेक्टोज हो गया, ये सब के सब हमारे रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं, मोनोसैकेराइड्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि ऐसा कोई भी शुगर है जो इन सबसे रिएक्शन ही नहीं करे, मतलब उसमें कोई भी सोल्यूशन का, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन ले लीजिए, और अगर हम उसमें टॉलेंस रीजन डालते हैं, फेलिंग सोल्यूशन डालते हैं, और कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था, कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा होता है, तब हम उसे बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। तो इसमें जनरली जो होते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स आते हैं, है ना, पॉलीसैकेराइड्स भी आ जाते हैं, डाइसैकेराइड्स भी आते हैं। तो इसमें जैसे आपका सुक्रोज हो गया, सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सब के हमारे क्या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो स्पेशली अगर हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, तो एक सिंपल स्टेटमेंट में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी शुगर है जो टॉलेंस रीजन फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन करता है, उसको रिड्यूस करता है, वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, जिसमें हमारे सभी के सभी मोनोसैकेराइड्स आते हैं। या ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट है जो फेलिंग सोल्यूशन या टॉलेंस रीजन से रिएक्शन नहीं करता है, उसको रिड्यूस नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसे डाइसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, इस तरह के होते हैं। तो ये हमारे जो है रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात हो गई। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन का पार्ट है। जनरल क्लासिफिकेशन हो गया कि पर्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करता है, बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं वो हम लोग ने देखा, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ होंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्लासीफाई किए किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स, मोनोसैकेराइड्स के यूनिट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखा। फिर उसके बाद उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या कितने प्रकार के होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, हम जो है टॉलरेंस रीजन, ये सब चीजें हम लोग ने देख रखा है इस वीडियो में। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम लोगों को जो इस कार्बोहाइड्रेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो हम लोगों को जो है 3 चीजें पढ़नी है। एक ग्लूकोज पढ़ना है, ग्लूकोज का प्रिपरेशन पढ़ना है हम लोगों को, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करनी है। ठीक है, ये 2 चीजें हम लोगों को पढ़नी है ग्लूकोज का। उसके बाद फ्रक्टोज का एक जनरल साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना, उसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद कुछ डाइमर्स हैं जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, ये सब चीजें हम लोगों को पढ़ना है। पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च पढ़नी है, सेलुलोज पढ़ना है, वो देखना थोड़ा उसका बहुत शार्ट वे में देखना है। तो हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में सिंपली ग्लूकोज के विषय में पूरा स्टडी कर रहे होंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द ग्लूकोज एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, इट्स स्ट्रेट चेन और साइक्लिक चेन। तो हमारा हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ रहे होंगे। आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, कमेंट करते रहिए। कोई भी इश्यू जो है, कोई चीज़ें आपको सजेस्ट करनी हो या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो इजीली आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।